अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट और जैसा कि हमारा ताल्लुक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन से है और लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखा था रिसर्च का क्या होता है और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली आज हमारा फोकस रहेगा कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा और उसके अंदर क्या-क्या लॉजिक्स इन्वॉल्व होंगी। क्योंकि रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है दैट इज नॉट लाइक अ सिंपल ऐसे या एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में मिल जाए और आपको कह दिया जाए कि आप ये इसके ऊपर काम करके ले आएँ और आप इंटरनेट से या कंपनी से इंफॉर्मेशन लेके आएँ और वो उसके ऊपर ऐसे लिख दें या एक प्रोजेक्ट बना दें। जिस तरह कि अगर आपको एग्जांपल है, अगर एचआर का सब्जेक्ट है तो आपको एचआर सिस्टम के ऊपर एक कंपनी का एचआर सिस्टम बना के दिया बताना है कि इस कंपनी में एचआर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। व्हाट विल यू डू, आप इंटरनेट से सर्च करेंगे या उस कंपनी में जाएंगे, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड जस्ट रिपोर्ट इट। दिस इज नॉट अ रिपोर्टिंग sort of thing. Research is a very specific thing. You will have to find a phenomena और उस फिनोमिना के ऊपर काम करके आपने अपने जो फाइंडिंग्स हैं उसको बताना है। खैर, let's start. Just I will do a quick recap of the last lecture and then we will carry forward. Last time we were discussing about the modes of human inquiry. We have gone through inaccurate observation, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी तीन लोग दोस्तों की और वो एक बंदा जो कि लंगड़ा के चल रहा था। और जब उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी तो दैट वाज इनएक्यूरेट। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की एक एग्जांपल की थी हमने, जिसके अंदर मेंढक की चार टांगे काट देते थे तो उसको सुनना बंद हो जाता था। दैट वाज अ एग्जांपल ऑफ इलॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद ओवर जनरलाइजेशन हमने देखी थी कि एक वाक्य को लेकर के आप उसको पूरी शहर के ऊपर जनरलाइज कर देते। कि सपोज अगर मैं कराची की एग्जांपल देता हूँ कि कराची में अगर एक प्लेन से बंदा उतरा है मुसाफिर और बाहर निकला है तो उसको लूट लिया गया गन पॉइंट पे, तो उसकी जनरलाइजेशन यही होगी कि कराची के हालात खराब हैं। हालांकि उस दिन एयरपोर्ट से 1000 बंदे उतरे थे और 999 के साथ इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। तो अगर इस तरीके से हम चलें तो दिस इज ओवर जनरलाइज्ड जो है उसकी ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद है जी सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन। सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल इस तरह है कि आप आप अगर मॉडल टाउन में रहते हैं और मॉडल टाउन में पीटीआई ज़्यादा पावरफुल है तो यू विल से कि पूरे लाहौर से पीटीआई ही जीतेगी। और अगर आप रहते हैं कैंची या चुंगी वाली साइड पे तो आप कहेंगे जनाब यहाँ से नून लीग ही जीतेगी, पूरे लाहौर में से नून लीग जीतेगी। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एग्जांपल। अगर मॉडल टाउन में पानी नहीं मिल रहा तो आप ये जनरलाइज कर लें कि पूरे लाहौर में पानी नहीं मिल रहा। तो दिस इज समथिंग लाइक कि एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आप इसको जनरलाइज कर लेते हैं। दैट इज अ सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। और इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि स्लॉ है एक एरिया या यूके के अंदर। तो यूके के अंदर जो एरिया है वहाँ पे मोस्टली जो है एशियंस रहते हैं। तो एशियंस रहते हैं तो वहाँ पे क्या वाकया हुआ, एक छोटा सा वाकया है कि एक खातून सर्वे करने के लिए आई और जब वो खातून सर्वे करने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि उन्होंने घरों पे गई। घरों में गई तो जिस घर में गई वहाँ पे एक सिख खातून थी। जब सिख खातून ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि जनाब एक गोरी आई है मेरे दरवाजे पे। तो उसने अंदर से उसके मियाँ ने पूछा कि कौन आया? तो उसने कहा जी कोई फॉरेनर आया है। हालाँकि क्या मामलात थे? मामलात ये थे कि वो इंडिया में नहीं रहते, वो रहते हैं यूके के अंदर, लेकिन उनके इर्द-गिर्द तमाम के तमाम लोग जो थे एशियंस थे और जो काले हैं उनको भी हम फॉरेनर नहीं कंसीडर करते, उनको भी हम अपने जैसे ही कंसीडर करते हैं। तो खैर दिस वाज़ एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन एंड ओवर जनरलाइजेशन। और
इसके अंदर रिलायबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक हम इसके अंदर साइंस का सहारा ना लें। तो जब हम साइंस देखते हैं या फिर हम अपने इर्द-गिर्द का माहौल देखते हैं, तो देन वी नो दैट कि दैट इंग्लिश लेडी who was present at that door and was conducting a survey was not a foreigner. उसके बरक्स जिसके घर में गए थे वो, she was a foreigner. तो ठीक। Next thing, uh, I have sent you all the slides जो कि आज मैंने cover करनी है. I'm not going to go through all the topics because it's just an introductory session. You have already done your research methodology course, and I am here to facilitate you in doing your accounting and finance project. So let's go through some quickly through some concepts, and then we will move towards our project. तो इसके अंदर फैक्ट्स एंड फैक्ट्स की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी कि रियलिटी क्या होती है, और रियलिटी के अंदर रियलिटी इन्फ्लुएंस हो जाती है क्योंकि मोड्स ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी के अंदर मींस के ह्यूमन फैक्टर जहाँ पे मोड्स ऑफ सॉरी जब हम ह्यूमन इंक्वायरी की बात करें तो ह्यूमंस आर इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस किस किस चीज से हो सकते हैं, उसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि सपोज आज शाहिद अफरीदी का कोई ऐड देख ले, तो शाहिद अफरीदी हेड एंड शोल्डर्स का जो है वो शैम्पू इस्तेमाल करता है। उसको देख के तो बहुत से लोग हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और अगर कोई हानिया आमिर को देख ले, वो किसी ब्यूटी एड में आ रही है, किसी कोई उसमें क्रीम इस्तेमाल कर रही है, तो बहुत सी खवातीन जो है वो उसका जो जिस चीज का ऐड आ रहा होगा उसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वी आर अफेक्टेड बाय अथॉरिटी और इन्फ्लुएंशियल पीपल जो कि हमें नजर आते हैं। शाहिद अफरीदी है या आज के हमारे कोई मॉडल्स हैं जो कि टीवी के ऊपर जिनकी हुकूमत है, तो हम उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। इंस्पायर्ड होके उनकी अथॉरिटी जो है वो एक्सर्ट करते हैं और हम लोग जो है ना उनको फॉलो करते हैं। वी आर जस्ट फॉलोअर्स। इसके अलावा ट्रेडिशंस हैं। अच्छा, अथॉरिटी में एक चीज बता देता हूँ कि इसके अंदर कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं शामिल होती कि कोई लॉजिक हो कि हम इस बंदे को फॉलो कर रहे हैं, कोई बैक बाय डाटा हो। क्या पता हेड एंड शोल्डर जितना अच्छा शैम्पू ना हो, लेकिन सिंपली इसलिए कि वो शख्स एक जो हमारे दिमागों पे जिसकी थोड़ी सी अथॉरिटी है, हम उसकी बात सुन के उसकी बात मान के हम सिर्फ वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। खैर, आगे चलते हैं जी ट्रेडिशंस के ऊपर। बहुत सी ये सेकंड चीज है, अथॉरिटी के अलावा ट्रेडिशंस है। आज तक मुझे बहुत सी ट्रेडिशंस होंगी जो आपको भी समझ नहीं आई होंगी। सपोज जिस तरह के हम शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं, तो पहले मेहंदी का फंक्शन होता है, मेहंदी की कहीं लॉजिक समझ नहीं आती। अगर आप सेम दिमाग से सोचें तो मेहंदी के फंक्शन की क्या लॉजिक है। इस्लाम के अंदर तो सिंपली निकाह है और निकाह के बाद रुखसती है, दैट्स इट। लेकिन अगर हम इसके पीछे रिसर्च करें तो जब मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान ये अ, एशिया में आए, सपोज यहाँ पे बड़े सगीर में आए, तो उसके बाद आपको पता है कि इस्लाम इसी तरह फैला है कि यहाँ से लोग कन्वर्ट हुए हैं, मुस्लिम मुस्लिम हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये ट्रेडिशन चलती थी यहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशन थी कि ये शादी फंक्शंस में ये 2 या 3 दिन यूटिलाइज करते थे। मेहंदी होती थी और रुखसती होती थी। तो इसी तरीके से ये ट्रेडिशन चलते-चलते आज हमारे में भी सराहियत कर गए हैं और हम लोग इसको जो है फॉलो करते हैं। उसके अलावा तोहमात है। मेरी वालदा आज तक हमें मछली के ऊपर से दूध नहीं पीने देती कि अगर मछली के ऊपर से दूध पिया जाए तो फुलबैरी हो जाती है। इसकी क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, आज तक किसी को पता नहीं चली। शायद इससे वाकई फुलबैरी होती हो, लेकिन कोई पता नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एहतियात के तौर पे हम इसको नहीं पीते दूध को। तो इन तोहमात की वजह से, इन ट्रेडिशंस की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, हमारी रिलीजन भी डिस्टर्ब होता है।
और हमारे सोचने का तरीका भी डिस्टर्ब होता है। तो हम लोग रिसर्च के अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। वी हैव टू अडॉप्ट साइंटिफिक मोड ऑफ इंक्वायरी एंड और जो साइंटिफिक मोड ऑफ इंक्वायरी है वो हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? वो हम इस्तेमाल करेंगे अपनी रिसर्च के अंदर। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू कि यू हैव टू सिलेक्ट अ डोमेन, या आपने एक या दो टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसके अंदर हम किस तरीके से आगे चलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जितना जो लेक्चर मैं आपको देता हूँ या जो नोट्स मैं आपको देता हूँ, आपने उसको पढ़ते रहना है, उसको गो थ्रू करना है। और मेरा सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट जिसमें आप गो थ्रू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको आपने प्रॉपरली पढ़ना है, ताकि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर ना करें, यू मस्ट एक्वायर नॉलेज। और ये नॉलेज आज आज आपके अगर काम नहीं आ रही तो सारी जिंदगी में कभी ना कभी काम आ जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं देखता हूँ कि एक स्टूडेंट जो कि मेहनत नहीं करता और जो स्टूडेंट मेहनत करता है उसकी मिसाल कैसे ही है। पत्थर और मिट्टी की एग्जांपल ले लें। अ, मिट्टी जरखेज होती है, क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है। आपने भी नॉलेज एब्जॉर्ब करना है। और पत्थर 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 भी मिट्टी से बनता है, लेकिन उसके अंदर एक सलाहियत होती है कि वो कोई भी चीज उसको दी जाए, पानी डाला जाए, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? आप पत्थर फेंकें पानी के अंदर, आप उस 10 साल भी पानी में पड़ा रहेगा, जैसे ही आप उसको पानी में से निकालेंगे, तो थोड़ी देर बाद वो खुश्क हो जाएगा, और जब खुश्क हो जाएगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये 10 साल पानी में पड़ा रहा, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आता था। डोंट बी अ पत्थर, बी इंग्लिश और उर्दू की जबरदस्त मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। आपने पत्थर नहीं बनना, आपने मिट्टी बनना है, एब्जॉर्ब करना है इंफॉर्मेशन, और अपने नॉलेज में इजाफा करना है, और इसको आपने इस्तेमाल करना है। लास्ट लेक्चर में हमने ये एक चीज रिकॉर्ड डिस्कस की थी कि कोई भी चीज अगर अपने इर्द गिर्द सर्कमस्टांसेस से बाहर हो जाए और हम उसको ना देख सकें, तो उसका कोई मतलब नहीं होता अगर सर्कमस्टांसेस के अंदर हम उसको ना देखें। अगर मैं आपसे कहूँ कि मार दो, तो आपके ज़हन में क्या आएगा? आपके ज़हन में ये आएगा कि कोई चीज़ है जिसे मैं कह रहा हूँ कि आप मार दें। आपके ज़हन में ये आ सकता है कि मैं किसी बंदे को कह रहा हूँ कि आप मार दें। लेकिन सपोज़ मैं अपने घर में हूँ और मैं किसी बच्चे को कह रहा हूँ मार दो, उसका मतलब ये है कि शायद मैं एक मच्छर को कह रहा हूँ कि इस मच्छर को मार दो, या छिपकली को मार दो। और अगर मैं दर्जी की दुकान पे हूँ तो और मैं कह रहा हूँ कि गला काट दो, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं आप कह रहा हूँ कि बंदा काट दो, या बंदे को मार दो। उसका मतलब यही होगा कि जो कपड़े हैं उसमें उस कमीज का आपने गला काटना है। वो आपने छोटा सा एक लतीफा सुना होगा कि एक बंदा जो है वो अ, दर, दर्जी होता है, लेकिन वो जा रहा होता है बस के अंदर। तो बस के अंदर उसको फोन आता है, तो उसका कारीगर उससे बात करता है कि उस्ताद मैंने बाजू काट दी हैं। तो उसको वो चीख के कहता है बाजू तो तुमने काट दी हैं, लेकिन इसको अभी यहीं पे रखो, मैं आके गला मैं खुद काटूंगा। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो बस रुकी होती है, और सारे लोग जो है ना वो गायब हो जाते हैं फोन के बाद। तो हमने इस तरह की चीजें नहीं करनी। हमने देखना है हर वेरिएबल को, हर चीज को हमने उसके इर्द गिर्द के जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हमने उसको मॉनिटर करना। खैर, जिस डिसिप्लिन में भी हम होते हैं, जिस डिसिप्लिन के अंदर भी हम स्टडी करते हैं, उस डिसिप्लिन की कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो कि हमें उस सब्जेक्ट की कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो हमें उसमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। सपोज अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन एचआर की है, तो मुझे मेरी काबिलियत को जांचने के लिए जो लोग बैठे होंगे वो कौन लोग होंगे? वो एचआर के लोग होंगे। जो एचआर के लोग होंगे, अगर वो अपने लिए या अपने जूनियर है उन्होंने हायर करना है, तो दे विल टॉक मी इन एचआर टर्म्स। वो मुझसे पूछेंगे जी के जॉब रोटेशन क्या होती है, और उसके बाद इसी तरह की कुछ टर्म्स होंगी जो वो मुझसे पूछेंगे, जो एचआर की टर्म्स है। तो अगर मुझे उन टर्म्स का नॉलेज नहीं होगा,
तो क्या दे विल हायर मी? नहीं, उनको पता होगा कि मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है। और अगर मेरे पास उसकी नॉलेज नहीं है तो दे विल नॉट हायर मी। तो अगर मैं किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, एचआर के लोग तो बैठे होंगे लेकिन वहाँ पे फाइनेंस के लोग भी बैठे होंगे, और जो फाइनेंस के लोग बैठे होंगे दे विल आस्क मी सम क्वेश्चंस इन फाइनेंशियल टर्म्स, और जो फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर अगर मैं आंसर दूंगा तो दे विल नो दैट आई हैव कंप्लीट बैकग्राउंड एंड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और मैं जब उन्हें अपनी राय दूंगा तो दैट मस्ट आल्सो कंसिस्ट ऑफ facts and terms of financial मैनेजमेंट, या जो भी फाइनेंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें से टर्म्स को मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। रिसर्च के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो होती है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस की जो टर्म है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, और वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या चीज है। लेकिन सबसे पहले आई विल हैव टू कम ऑन द रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन की तरफ मैं इसलिए आना चाहूंगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में आई हैव गिवन यू अ टास्क कि आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने रिसर्च करनी है। जस्ट अ मिनट जी। तो सबसे पहले हम रिसर्च क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है जी। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर रिसर्च क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या चीज है? ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्या चीज है? कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी है कि खाने की एग्जांपल दी है। अब मुझे तो ये चीज का पता है कि मैंने खाना खाना है और खाने से मेरी भूख खत्म होती है। तो अब ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एग्जांपल दी है उसके अंदर मैं अगर किसी होटल में जाता हूँ और होटल में जाके मैं कहता हूँ जी मुझे मेरे लिए खाना लेके आओ, तो जो वेटर होगा वो क्या करेगा? वो सर्टेनली वो मेरे मुंह की तरफ देखेगा कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। ही वांट मी टू बी स्पेसिफिक कि व्हाट डू आई वांट टू ईट। और अगर मैं उसे कहता हूँ सपोज के चाइनीज ले आओ, तो फिर भी वो मेरी तरफ देखेगा। तो खाना खाने से भूख खत्म होती है ये तो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं खाना क्या चाहता हूँ दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आपका एक एरिया, मैंने जो कहा था आपको कि आपने एक एरिया देखना है। सपोज एक एरिया है मोटिवेशन, तो मोटिवेशन के अंदर आप करना क्या चाहते हैं? ठीक है, मोटिवेशन के अंदर आप करना क्या चाहते हैं, दैट इज द कोर आइडिया विच वी हैव टू फोकस ऑन। और हमने उसका कॉन्सेप्ट बनाना है अपने दिमाग के अंदर, और उसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे लेके चलना है। खैर, मैं अब आपके जहन में मैं आपसे पूछूं कि क्या लाहौर में अमन अमान है? आप तमाम कहेंगे जी अमन अमान है। और अमन अमान की आप उसको मैयर किस तरह करते हैं? वो आप ऐसे मैयर कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे डकैतियां नहीं हो रही, यहाँ पे कत्ल गारत नहीं हो रही, मर्डर नहीं हो रहे, या वायलेंस नहीं है, तो ये हमारे जहन में आइडिया है कि अमन अमान इस तरीके से आ सकता है कि अगर ये चीजें एब्सेंट हो तो अमन अमान मौजूद होगा। तो हम लोगों ने एक आइडिया देखना है कि पहले कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एक आइडिया का क्या है। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो then we can carry forward and we can make a construct out of it। हम इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि रिसर्च से पहले जी आपको लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी होता है। लिटरेचर रिव्यू क्या है जी? लिटरेचर रिव्यू ये है कि एक आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यू मस्ट नो अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू कि वो किस तरीके से इस आइडिया को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और उसके बाद फिर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। क्लियर का मतलब ये है कि हम वी मस्ट बी श्योर कि व्हाट वी आर
trying to do, what we are going to do in our research. मैं अगर आपसे कहता हूँ कि जी इस एग्जांपल लेते हैं एक मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू मोटिवेट पीपल। तो मैं चाहता हूँ कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन को अफेक्ट करेंगे। उसके अंदर क्या-क्या फैक्टर्स आ सकते हैं? उसके अंदर फैक्टर्स आ सकते हैं कि पे रेज़ कर दूँ तो मोटिवेट हो जाएँगे एम्प्लॉइज़, या वर्किंग कंडीशंस एनहांस कर दूँ, कोई फेवरेबल कर दूँ तो क्या लोग मोटिवेट हो जाएँगे? इसके अलावा ये है कि उनको उनका स्टेटस इंक्रीज़ कर दिया जाए, या उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के उनकी प्रमोशन कर दी जाए तो क्या वो मोटिवेट हो जाएँगे? तो एवरी पर्सन who is working in my organization, he has a different set of motivation के स्टैंडर्ड उसके लिए डिफरेंट होंगे। मोटिवेशन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के हिसाब अगर आप देखें उसको, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आपने शायद मैनेजमेंट में पढ़ी हो, उसके अगर हम उसको कंप्लीट स्टडी करते हैं तो उसके अंदर 5 लेवल्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। तो कोई बंदा किस लेवल ऑफ मोटिव, फर्स्ट लेवल पे है, कोई बंदा सेकंड लेवल पे है, कोई थर्ड पे है, कोई फोर्थ पे है, कोई फिफ्थ पे है। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू मोटिवेट अ पर्सन। तो यू मस्ट हैव अ कांसेप्ट कि आप करना क्या चाह रहे हैं रिसर्च के अंदर। योर कंस्ट्रक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल देखते हैं। कोई स्टूडेंट है, ही वांट टू वर्क ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अब एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अब इसको रिफाइन करें। रिफाइन कैसे करना है कि एजुकेशन के कौन से एस्पेक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं। अगला बंदा, मैं सपोज जवाब देता हूँ उसका कि आपसे मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ कि जो प्राइमरी तालीम है, जो कि पहली से लेके 5वीं तक या 8वीं तक होती है, उसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ कि वो सिस्टम क्या है। तो अब ये मैं थोड़ा-सा स्पेसिफिक हो गया कि प्राइमरी तालीम के ऊपर मैं अब काम क्या करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ आल्सो अ कांसेप्ट कि व्हाट डू आई वांट टू डू विद दैट। अब देख लें एक चीज़ को कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, कि इसमें हम लोग, आप बिरयानी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे उसके लिए? आप बिरयानी मसाला इस्तेमाल करेंगे। अब बिरयानी मसाला इज़ एज़ इटसेल्फ अगर आप उसके अंदर देखें, तो बिरयानी मसाले के अंदर बहुत सी चीज़ें या अज्जा शामिल होते हैं, और कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे जो कि अगर हम उसको देखें तो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये अज्जा बजाते खुद एक बिरयानी है। नहीं, उस अज्जा के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होंगी, मीन्स के दालचीनी होगी, उसके अंदर कोई और गरम मसाले होंगे, लेकिन कोई एक भी मसाले का नाम बिरयानी नहीं होगी। इसी तरह अगर कोरमा बनाना चाहते हैं, तो कोरमे की अगर मैं मिसाल दूँ, कोरमे मसाले के ऊपर कहीं कोरमा नहीं लिखा होगा कि इसके अज्जा में कोरमा है, लेकिन बनता वो तमाम अज्जा से मिलके तो आप एक बेहतरीन किस्म का कोरमा बना लेते हैं। तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर आइडिया। आपने अज्जा से अज्जा से मिला के आपने एक आइडिया बनाना है, और वही आपका कॉन्सेप्ट है। उसको, उस कॉन्सेप्ट को जो आपने क्लियर करके आपने एक आइडिया को बनाना है, और एक रिसर्च क्वेश्चन के अंदर आपने इसको फाइनली कन्वर्ट करना है। खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको अपना अगर आपको अपना आइडिया नहीं पता या कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो यू मस्ट वर्क ऑन इट। आपको अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना होगा। लास्ट सेमेस्टर में we have done a project in foreign direct investment and its impact on economy of Pakistan। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही थी पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे भी। और लेकिन वो उस टाइम पे क्या था कि पाकिस्तान वाज गेटिंग ब्लैक लिस्टेड। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तो है फैटफ की, लेकिन उस वक्त चांसेस थे, उस वक्त डिसीजन आना था कि आया कि वो ग्रे लिस्ट में रहेगा, निकलेगा, या कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। So we had a certain set of circumstances
और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने का खतरा था। तो उस कंडीशंस के अंदर तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स आना चाह रहे थे या वो अवॉइड कर रहे थे। तो वी लुक्ड एंड इनटू दोज कंडीशंस। लेकिन जैसे ही फैसला आया ड्यूरिंग द रिसर्च टाइम, वी न्यू दैट कि पाकिस्तान के अंदर जब उन्होंने मेंटेन्ड, पाकिस्तान ने मेंटेन किया स्टेटस अपना ग्रे लिस्ट के अंदर, एंड द डिसीजन वाज फर्दर डिलेड आफ्टर, कि उन्होंने कहा कि जी 3 से 4 महीने बाद जो इनकी दोबारा मीटिंग होगी उसके अंदर हम इसको रिव्यू करेंगे। तो जो हमने उसके अंदर फाइंडिंग्स की, वी केम टू नो कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है दैट वेंट फ्रॉम 28,500 टू 42,000 पे चली गई। और राइट नाउ जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की या इकोनॉमी की, दैट आर बीइंग शैटर्ड बाय दिस कोरोना वायरस। और हमें टोटल इसका कॉन्सेप्ट को देख के हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट देखा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है और इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। वी को रिलेटेड दीज, और हमने एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट किया इसमें। अब इसी तरह का मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिसर्च। आप अपने रिसर्च का कॉन्सेप्ट आपको पता हो और वो ऐसा टॉपिक हो कि यू कैन डू रिसर्च इन 3 और 4 मंथ्स। आप अपने टेन्योर के अंदर जो आपका सेमेस्टर का टाइम है उसी के अंदर आपने इस रिसर्च को कंप्लीट करना है और प्रेजेंट करना है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट कायम करना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, अगर आप उसको प्रॉपरली कन्वे कर देते हैं और उसके ऊपर काम कर लेते हैं और फोकस्ड आपकी रिसर्च जो है वो निकल के आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल एक बड़ी मजेदार स्टोरी है, आपने शायद बचपन में सुनी हो। ये एक बादशाह की बेटी होती है और बादशाह की बेटी रात के वक्त जो है वो अपने बाग में निकलती है तो उसको चांद नजर आता है। जब उस वो चांद को देखती है तो वो बादशाह से फरमाइश करती है कि मुझे चांद चाहिए। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, एक ये स्पेसिफिक स्टोरी पे तो नहीं बनी लेकिन एक मूवी बनी थी पाकिस्तान में, मुझे चांद चाहिए, जिसमें शान और मेरे ख्याल से नूर थी। खैर, लेट्स कम बैक टू द एग्जांपल कि बादशाह की बेटी ने जनाब रट लगा ली कि मुझे चांद चाहिए। अब वो उसने इस कदर सीरियसली इसकी डिमांड की कि बच्चे होते हैं, जिद करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। वो रो रो के हलकान हो गई। हलकान होते 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 ये वक्त आया कि वो बिस्तरे से लग गई और बीमार हो गई। अब बादशाह ने तब उसको जाके सीरियस लिया कि यार ये तो बड़ा मसला हो गया, मेरी तो बेटी बीमार हो गई है, तो व्हाट शुड आई डू। उसने क्या किया कि अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और उनके सामने ये मुद्दा रखा कि भाई हमें चांद चाहिए और मुझे मेरी बेटी को चांद चाहिए। तो उसमें उसने वजीरों से पूछा कि, तो वजीरों में से किसी एक वजीर ने कहा जनाब चांद तो सोने का बना होता है और दहकता है, ये तो गर्म है, तो हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये तो हमारा महल जल जाएगा। किसी ने कहा जनाब ये तो आग का गोला है, इसको अगर हम लेके आएंगे तो ये तो बहुत बड़ा गोला है, इससे तो हमारा पूरा मुल्क जल सकता है। तो डिफरेंट पीपल केम अप विद डिफरेंट थ्योरीज। किसी ने कहा जी ये तो बहुत बड़ा पनीर का टुकड़ा है और ये पनीर हम लेके आएंगे तो ये तो यहाँ पे दुनिया पे आके पिघल जाएगा जब सूरज निकलेगा, और जब सूरज निकलेगा तो हर तरफ पनीर ही पनीर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हमारा जो मुल्क तबाह हो सकता है, हमारी क्या नाम है, जमीन तबाह हो सकती है। खैर दे वर थिंकिंग अ लॉट एंड, और बड़ा सोच रहे थे कि ये चांद को किस तरीके से जो है वो लेके आया जाए। तो उधर से दरबारी मस्खरे का गुजर हुआ। जब दरबारी मस्खरा जब वहां से गुजरा तो उसने पूछा उनसे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जाओ भाई अपना काम करो, तुम मस्खरे हो, तुम्हारा काम जो है वो आसाना है, लेकिन तुम जो है ना हमारे पंगे में ना पड़ो। हम तो बड़ी जो हम तो बड़ी बहुत बड़ी समस्या लेके बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व करनी है। कहते चले कोई बात नहीं, आप इस तरह करें कि मुझे बताएं तो सही क्या आप चाहते हैं। तो किसी ने उसको वो प्रॉब्लम बता दी कि बादशाह की बेटी को चांद चाहिए। अब उसने कहा अच्छा ये मसला है,
वो वहां से निकला और बाग में गया। बाग में देखा तो वहां पे शहजादी फिर रही थी, बिस्तरे मर्ग से उठ के, यानी कि वो बिस्तरे पे लेटी हुई थी, लेकिन क्योंकि चांद रात का टाइम था, वो चांद को देखने के लिए दोबारा आ गई वहां पे बाग में। वो जब शहजादी के पास गया, उसने पूछा कि शहजादी साहिबा, मैंने सुना है आपको चांद चाहिए। उसने कहा हाँ जी, मुझे चांद चाहिए, लेकिन तुम यहाँ से जाओ, तुम इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा, आप इस तरह है कि आप छोड़े, मैं आप मुझे ये बताएं आपको चांद लगता कैसा है। तो उसने कहा कि चाँद जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और उसने पूछा ये किस चीज़ का बना होगा? उसने कहा जी ये मुझे लगता है कि सोने का बना हुआ है। अब शहज़ादी का आइडिया ये था कि वो सोने का बना। अच्छा, उसने कहा जी ठीक है, ये सोने का बना हुआ है। अच्छा, उसने कहा कि इसका साइज़ कितना होगा? उसने कहा ये तो इतना सा होगा, ये अंगूठा मैं अपने आँख पे रखती हूँ तो मुझे चाँद नज़र आना, चाँद के सामने रखती हूँ तो अंगूठे जितना होगा, ये नज़र नहीं आता अंगूठे के पीछे। तो इसका साइज़ इतना सा होगा। तो अच्छा, उसने पूछा कि इसकी और कंडीशन क्या होगी? गोल है? जी हाँ जी, गोल है ये। ये इतनी सी बातें करके तो वो बादशाह के पास आ गया। अब उसने आइडिया लगा लिया कि शहजादी के दिमाग में चाँद का कांसेप्ट क्या है। अब चाँद का कांसेप्ट अगर आप देखें, समझें, तो दरबारियों के दिमाग में कुछ और था कांसेप्ट, शहजादी के दिमाग में कुछ और कांसेप्ट था, बादशाह के दिमाग में कुछ और कांसेप्ट था, एंड रियलिटी इससे टोटली डिफरेंट थी। रियलिटी जैसे-जैसे टाइम बढ़ा, रिसर्च होती गई, तो हम देखते हैं कि चाँद तो जनाब बहुत बड़ा है। उसकी रोशनी भी अपनी नहीं है। रोशनी इट्स अ रिफ्लेक्शन, जो कि सूरज की रोशनी लेता है और उस अपनी रोशनी भी नहीं है, और उसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ख़ैर, जब वो बादशाह के पास गया तो बादशाह को उसने प्रॉब्लम का हल बता दिया कि जी ये इतना सा छोटा-सा आपको एक सिक्के जितना चाँद चाहिए, सोने का बना हो, और आप उसे ब जो है अपनी शहज़ादी को पेश कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं बताना भूल गया, उसने शहज़ादी से एक और सवाल पूछा था कि अगर आपको चाँद लाके दिया जाए तो ये दूसरा चाँद का क्या बनेगा? तो शहज़ादी ने कहा जिस तरह ये एक फूल को तोड़ो तो दूसरा फूल उग जाता है, तो अगले दिन दोबारा चाँद आ जाएगा वहाँ पे, तो मुझे मेरा चाँद मिल जाएगा, उस आसमान का चाँद दोबारा वापस आ जाएगा। यार, आई जस्ट मिस्ड इट। तो लेकिन let's take a short break and then we will come back to our lecture, क्योंकि अभी ये सेशन जो 40 मिनट्स का है, that's going to end, और I'll take some questions